चलो सुनो, जो हमारी लास्ट क्लास थी वो आई थिंक यहाँ तक हुई थी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इजी होता चला जाता है क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, राइट? फाइन। तो अगर इजीली इलेक्ट्रॉन जाएगा मतलब कम एनर्जी लगेगी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। ओके, यस। तो बिकॉज कम एनर्जी लग रही है तो डाउन द ग्राउंड आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। यस, ये पढ़ा था हमने पिछली क्लास में। और ये भी पढ़ लिया था कि लेफ्ट टू राइट जाते जाते क्योंकि साइज छोटा होता जा रहा है, outermost electron becomes closer to the nucleus, so loss of electron becomes difficult and ionization enthalpy increases. Yes, ये पढ़ लिया था हमने। अब इसके ना एक दो क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। ठीक, ये पहला, give reason. The second ionization enthalpy is always greater than first ionization enthalpy. क्या कहने का मतलब है, जैसे कोई एलिमेंट है, मैग्नीशियम है, ठीक है, ये मैग्नीशियम जब अपना पहला इलेक्ट्रॉन लूज करता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर बच्चों 12 होता है, ठीक, 1s2 2s2 2p6 3s2। हम इसको ऐसे भी लिखते हैं नियन 3s2। जब ये अपना पहला इलेक्ट्रॉन लूज करेगा it becomes neon 3s1, और जब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा it becomes neon 3s0, या फिर जस्ट सिंपली नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नियन आ गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी है। ओके, यहां जो एनर्जी लगी इसे बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, और यहां जो एनर्जी लगी इसको हम बोलते हैं सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। पहला इलेक्ट्रॉन हटाने पे ये Mg+ बन रहा है जिसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, दूसरा इलेक्ट्रॉन हटाते ही इसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ रही है। एज वी रिमूव द सेकंड इलेक्ट्रॉन वी गेट द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो आपके हिसाब से लॉस ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इजी होगा या लॉस ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन इजी होगा? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इजीली जाएगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन मुश्किल से जाएगा। सेकंड इलेक्ट्रॉन लूज होने पे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आती है। मनोज, व्हाट डू यू थिंक? सेकंड इजीली जाएगा क्योंकि इसके जाते ही नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, ये स्टेबल है डेफिनेटली। तो इसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसमें कम एनर्जी लगेगी, ठीक, पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो लिसन, ठीक, हम लोग जनरली ऐसा ही सोचते हैं कि ये प्रोसेस बहुत इजी है, 3s1 से नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पे आना तो आसान ही होगा। तो ये चाहेगा ना कि एक इलेक्ट्रॉन तो लूज करना है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता हो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आएगी, पर गलत। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है। यही लिखा हुआ है कि सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा ज्यादा होती है, ऑलवेज, भले ही नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्यों ना बन रही हो, ठीक है। क्यों है ऐसा सीन, अब समझो। जब आप पहला इलेक्ट्रॉन हटा रहे थे ना बेटा, आप एक न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन हटा रहे थे, फाइन, और जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन हटा रहे हो, आप कैटायन में से इलेक्ट्रॉन हटा रहे हो, पॉजिटिव से नेगेटिव खींचना बहुत मुश्किल होने वाला है। वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, समझ रहे हो, वो नेगेटिव को बहुत स्ट्रांगली खींच के रखता है अपने पास। पहला इलेक्ट्रॉन यूज होते ही कोई भी चीज कैटायन बन जाती है, ओके। बाकी आप इसके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से भी इसको जज कर सकते थे कि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन गया, पहले मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे, पहले ये सिचुएशन थी। फिर एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो अब 12 प्रोटॉन मिलके 11 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, which means ये इलेक्ट्रॉन को अब स्ट्रांगली खींच रहे हैं। बात समझ आई? Now they are pulling electrons even more strongly। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन को और स्ट्रांगली खींच रहा है तो यार इसमें से इलेक्ट्रॉन हटाना बहुत मुश्किल होगा। ये बात समझ आई? तो हम इसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से भी जज कर सकते थे और ऐसे भी जज कर सकते थे। यहाँ पे आप न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन हटा रहे हो यार, यहाँ कैटायन से हटा रहे हो, ओके, गेटिंग माय पॉइंट। तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा ज्यादा होगी, नोबल गैस भले ही बनती हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, फाइन, समझ आया, ओके, ठीक।
नाइट्रोजन हैज हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन ऑक्सीजन। देखो यार हमने ना ये पढ़ा था आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है। ओके ठीक, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं ये लिखा हुआ है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है। ओके और एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन, सेकंड पीरियड के ऐसे एलिमेंट्स। ठीक, तो कायदे से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज्यादा फ्लोरीन, फ्लोरीन से ज्यादा नियन। ये होना चाहिए ऑर्डर, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है। क्वेश्चन में लिखा है नाइट्रोजन has greater ionization enthalpy than oxygen। ये यहाँ दिक्कत आ रही है। क्यों आ रही है ये दिक्कत? Why nitrogen has a greater ionization enthalpy than oxygen? ये ट्रेंड को ब्रेक क्यों कर रहा है? Yes, this is because of electronic configuration। बेटा नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, ठीक है, which means नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन है ये 1s2 2s2 2p3। ये एग्जैक्टली हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसमें से इलेक्ट्रॉन हटाना मतलब नाइट्रोजन की स्टेबिलिटी को खराब करना, राइट। इसमें से इलेक्ट्रॉन हटाने का क्या मतलब है? नाइट्रोजन की स्टेबिलिटी को खराब करना। अब कोई भी चीज अपनी स्टेबिलिटी खराब नहीं करना चाहेगी तो इसमें से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, एंड इफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट दैट मींस इट वुड नीड मोर एनर्जी। ये बात समझ आती है? श्योर ये समझ आता है? ठीक है हर्षित, ठीक है ग्रेट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। The second ionization enthalpy of sodium is lower than that of magnesium, first ionization enthalpy sodium की कम है magnesium से, second ionization enthalpy magnesium की कम है sodium से। ऐसा क्यों? अब हम पहले जब मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया था मैग्नीशियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी को मैग्नीशियम की ही सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी से कंपेयर कर रहा था, पर अभी मैं सोडियम और मैग्नीशियम की फर्स्ट कंपेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे भी सोडियम और मैग्नीशियम की सेकंड कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, द कंपैरिजन इज इन अ डिफरेंट वे नाउ। ओके, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी को सेकंड से कंपेयर करेंगे, फर्स्ट आयनाइजेशन को फर्स्ट से कंपेयर करेंगे। ओके ठीक, मन्नत सोडियम और मैग्नीशियम के एटॉमिक नंबर्स बताओ। सोडियम 11 मैग्नीशियम 12, वेरी वेरी इजी। ठीक है, तो इन दोनों में से मैं दो इलेक्ट्रॉन हटा के देखता हूं स्टेप बाय स्टेप। ओके, सोडियम मैग्नीशियम कॉन्फ़िगरेशन नियन 3s1, कॉन्फ़िगरेशन नियन 3s2। बेटा इसमें से पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। ठीक है, इसमें से पहला इलेक्ट्रॉन गया, अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ गई। ठीक है, तो यार पहला इलेक्ट्रॉन तो ये इजीली यूज करेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें अनस्टेबल चीज बन रही है, इसमें स्टेबल, तो इसके लिए इजी है पहला इलेक्ट्रॉन यूज करना। तो इसमें कम एनर्जी लगेगी, लेस आयनाइजेशन एंथैल्पी रिक्वायर्ड। लेकिन अब सेकंड इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। इसके लिए सेकंड इलेक्ट्रॉन लूज करना मौत है भाई, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में से इलेक्ट्रॉन हटाना पड़ेगा। वेरी वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। और उसके लिए इन कंपैरिजन उसका अगर मैं सेकंड इलेक्ट्रॉन हटाऊंगा तो उसकी तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, इसके कंपैरिजन में बहुत इजीली यूज करेगा ये सेकंड इलेक्ट्रॉन, तो इसकी होगी कम आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? पहला इलेक्ट्रॉन सोडियम इजीली यूज करता है, ये दूसरा इजीली नहीं यूज करता, लेकिन ये पहला इजीली नहीं यूज करेगा, दूसरा इजीली यूज करेगा इन कंपैरिजन। फाइन, ठीक है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी में ये इजी है, सेकंड में ये इजी है। ओके फाइन, दिस वाज द क्वेश्चन, सिंपल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मेजॉरिटी क्वेश्चंस में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करनी होती है। ओके नेक्स्ट, व्हाट आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज? गिव एग्जांपल। हियर
F माइनस एन एन प्लस, ये तो पिछली क्लास में डिस्कस हुआ हुआ, ठीक है। इनको एटॉमिक साइज के ऑर्डर में लगाए, इंक्रीजिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी, वेरी वेरी इजी, ठीक है, ये आप कर लोगे, नॉट एन इशू। हम अगली पीरियोडिक प्रॉपर्टी पे चलते हैं जिसका नाम है ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। दिस इज अ क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू ऑल, ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को ही हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं, it is the same thing, electron gain enthalpy, electron affinity, the same thing, right opposite of ionization enthalpy, right opposite। उसमें ये था amount of energy required, amount of energy released। वहां पे क्या था, to remove an electron from isolated gaseous atom, this is when an isolated gaseous atom gains an electron। बेटा वेरी सिंपल एग्जांपल, अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि पेन को तोड़ के दिखाओ बिना एनर्जी लगाए, दिस इज नॉट पॉसिबल। किसी भी चीज को तोड़ने के लिए टू डू एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रक्टिव वर्क वी नीड एनर्जी, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव वर्क करने के लिए हमेशा एनर्जी चाहिए होती है, यस, ठीक। तो जब मैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहा था, मैं एटम में से इलेक्ट्रॉन हटा रहा था, एटम और इलेक्ट्रॉन को अलग अलग कर रहा था, थोड़ा सा डिस्ट्रक्टिव वर्क है ये, उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड थी। पर इसमें मैं एटम और इलेक्ट्रॉन को जोड़ रहा हूँ, ठीक है, मैं एटम को इलेक्ट्रॉन गेन करा रहा हूँ, फाइन, दिस इज कंस्ट्रक्टिव वर्क, गेटिंग माय पॉइंट। अगर डिस्ट्रक्टिव एंडोथर्मिक है तो डिस्ट्रक्टिव का ऑपोजिट क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। तो जब बॉन्ड टूटते हैं तो एनर्जी लगती है, जब बॉन्ड जुड़ते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। ऐसे ही जब एटम और इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, सिंपल, ठीक। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम गेन्स एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड में हम एंथैल्पी को नेगेटिव लिखते हैं, ठीक है। जब भी डेल्टा एच नेगेटिव होना बेटा, इसका मतलब होता है एक्सोथर्मिक। डेल्टा एच नेगेटिव का क्या मतलब होता है, एक्सोथर्मिक, ओके, फाइन। अब जैसे ये है, देखता हूं तुम्हें इसका कितना मतलब समझ आया। मेरे पास दो एलिमेंट्स है, एलिमेंट 1 एलिमेंट 2। एक की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है -200, एक की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है -500, ओके। इनमें से नॉन मेटालिक कैरेक्टर किसका ज्यादा है, मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि नॉन मेटल्स का काम होता है इलेक्ट्रॉन गेन करना, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, फाइन। मेटल्स का काम होता है इलेक्ट्रॉन लूज करना, ओके, फाइन। मेटल्स, अगर कभी आप इसमें कंफ्यूज होते हो ना, क्या मेटल मेटालिक कैरेक्टर क्या होता था, नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता था, ठीक है। जब भी हम मेटल्स नॉन मेटल्स की बात करते हैं, ठीक है, तो हम किसकी बात करते हैं, सबसे पहले मेटल बोलते हैं फिर नॉन मेटल, ठीक है, फाइन। जीवन में दो तरीके के लोग होते हैं, गिवर्स एंड टेकर्स। पहले हमेशा गिवर्स की बात करते हैं, ठीक है। ऐसे ही पहले हमेशा मेटल्स की बात करते हैं, मेटल्स आर गिवर्स, इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है, एंड नॉन मेटल्स आर टेकर्स, वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। ये बात समझ आई, गिवर्स एंड टेकर्स से आप याद रख सकते हो, ओके। तो अब इस पे दिमाग लगाओ कि ये इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करता होगा या ये इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करता होगा। दोनों की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैंने आपके सामने लिखी हुई है। Beginning with Harshit, element 1 is more non-metallic according to you. Shiva, second वाला Harjam, first वाला Mannat, first वाला Ashna, second वाला। The answer is second वाला, ठीक है। आप में से दो लोग लिखते हैं, तीन गलत है, फाइन। कैसे? So बेटा यहाँ पे माइनस का क्या मतलब है, माइनस का ना हमेशा वैल्यू से लेना देना नहीं होता। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ फिजिक्स से। मान लो आपको कभी फिजिक्स में ये एग्जांपल दिया जाता है, देयर आर टू स्टूडेंट्स, वन इज रनिंग विद द वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, द अदर वन इज रनिंग विद द वेलोसिटी -10 मीटर पर सेकंड, हु इज रनिंग फास्टर, बताओ। द आंसर इज बोथ ऑफ देम आर रनिंग एट द सेम रेट। एक इस रास्ते भाग रहा है, इस रास्ते भाग रहा है। हियर नेगेटिव ओनली स्पेसिफाइज डायरेक्शन, यहाँ पे नेगेटिव का सिंपल सा मतलब है ऑपोजिट डायरेक्शन, उसका वैल्यू से कोई लेना देना नहीं, समझ आई। यहाँ पे भी -200 लिखा है, -500 लिखा है। -200 का मतलब है ये एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना, तो ये 200 जूल एनर्जी रिलीज करता है, और जब ये एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये 500 जूल एनर्जी रिलीज करता है। एनर्जी किसी भी चीज को अनस्टेबल बनाती है, ठीक है। हाई एनर्जी स्टेट इज द अनस्टेबल स्टेट, फाइन। जो तो बेसिकली एनर्जी अनस्टेबल बना रही है ना, जो ज्यादा एनर्जी लूज करेगा, एनर्जी का त्याग कर दिया इसने, तो भाई एनर्जी छोड़ दी, जो अनस्टेबल बनाने वाला फैक्टर है ये उसको छोड़ रहा है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन करके ज्यादा स्टेबल हो रहा है, ये ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है ना, तो ये ज्यादा स्टेबल हो रहा है इलेक्ट्रॉन गेन करके।
अब जो ज्यादा स्टेबल हो रहा है इलेक्ट्रॉन गेन करके, उसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन करना ज्यादा फेवरेबल होगा ना, तो इसमें से और इसमें से इसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन करना ज्यादा फेवरेबल है। गेटिंग माय पॉइंट? बिकॉज इट इज रिलीजिंग मोर एनर्जी। एनर्जी किसी भी चीज को अनस्टेबल बनाती है, ठीक है। आप लोगों जब बहुत हाई एनर्जी स्टेट में हो एंड यू हैव नथिंग टू डू, ठीक है, मान लो कि तुम घर पे हो एंड यू हैव नो वर्क टू डू, नींद भी पूरी हो चुकी है, ठीक है, सो बैठे हो 15 घंटे 16 घंटे, ठीक है, और कोई काम नहीं है करने को, क्या होगा? क्या होगा? घर वालों से कलेश होगा कि क्या मैं घर में बैठा हूँ, बाहर चल लो, बोर कर रहे हो सुबह से, फिर ये चीज शुरू हो जाती है, ओके, क्योंकि तुमसे टिक के नहीं बैठा जा रहा, तुम्हें कुछ एक्टिविटी चाहिए, ओके। जब एनर्जी नहीं है तब थोड़े ना कलेश होता है, तुम अपना काम करो यार, मैं अपना देख रहा हूँ, ठीक है फाइन। तब आप किसी से बात करना भी पसंद नहीं करते, ठीक है, यही तो स्टेबिलिटी। सो अपना आराम से, किससे क्या बात करनी, किससे क्या रिएक्ट करनी, ओके फाइन। तो हाई एनर्जी स्टेट इज द स्टेट ऑफ लो स्टेबिलिटी एंड लो एनर्जी स्टेट इज द स्टेट ऑफ हाई स्टेबिलिटी। ये ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है तो एक लोअर एनर्जी स्टेट पे आ जाता है, ज्यादा स्टेबल स्टेट पे आ जाता है, ओके। इसको हम याद रखेंगे। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा, वो ज्यादा नॉन मेटालिक, ठीक है, इसका मतलब उसको इलेक्ट्रॉन गेन करने का ज्यादा फायदा होगा। तो एलिमेंट 2 इसका आंसर था, बिकॉज़ एनर्जी एंड स्टेबिलिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर मतलब टेंडेंसी टू गेन एनर्जी, सिंपल, ठीक। ट्रेंड के बारे में बात करते हैं, टॉकिंग अबाउट इट्स ट्रेंड। देखो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं, एटम एटॉमिक साइज जो है वो बढ़ता चला जाता है, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन गेन हुआ तो इट इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस, फाइन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, न्यूक्लियस पॉजिटिव है, तो नेगेटिव तो पॉजिटिव के पास रहना चाहेगा ना, नेगेटिव वांट्स टू स्टे क्लोज टू द पॉजिटिव चार्ज, राइट। और इस केस में बड़ा एटम है, नेगेटिव गेन हो भी गया तो वो न्यूक्लियस से दूर है, नॉट वेरी स्टेबल, ठीक है। तो ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। ज्यादा स्टेबल कौन होता था? जो ज्यादा एनर्जी रिलीज करे। कम स्टेबल जो कम एनर्जी रिलीज करे। ज्यादा स्टेबल ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, कम स्टेबल कम एनर्जी रिलीज करेगा। सो दिस इज रिलीजिंग मोर एनर्जी, दिस इज रिलीजिंग लेस एनर्जी, ठीक है, मोर एनर्जी रिलीज, लेस एनर्जी रिलीज, फाइन। तो मैं कह सकता हूँ डाउन द ग्रुप released energy is decreasing या फिर electron gain enthalpy is decreasing, ये कह सकते हैं, ओके। ऑब्वियसली इसका ऑपोजिट होगा, यहाँ पे डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा था, यहाँ कम हो रहा है। यहाँ पे गेन इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल नहीं हो रहा तो ज्यादा एनर्जी भी रिलीज नहीं कर रहा, यहाँ पे गेन इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल हो रहा है तो ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है, ओके। तो जैसे जैसे मैं इधर आता जा रहा हूँ, मोर एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड, इधर नीचे जा रहा हूँ, लेस एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड, ओके फाइन, ठीक। पहला क्वेश्चन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिछले 3 साल के पेपर उठा के देख लो, जेई के किसी ना किसी शिफ्ट में कहीं ना कहीं ये आपको दिख जाएगा, अरेंज करने के लिए ये वाली एक्सेप्शन आपको दिखेगी, ठीक, कि डाउन द ग्रुप नीचे आते आते इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती है, अभी पढ़ा, ऊपर ही लिखा हुआ है। फिर भी अगर मैं ग्रुप 17 की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट ग्रुप 17 में कौन आते थे? हैलोजन्स आते थे, ये फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है, आंटी को इग्नोर कर दीजिए, तो हम एक्सपेक्टेड ऑर्डर ये मान के चलते हैं कि फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, पर ऐसा नहीं होता। एक्चुअल ऑर्डर ये है, यहाँ पे एक्सेप्शन आ गई, यस, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज हार्मफुल। हमें लग रहा था फ्लोरीन तो स्मॉलर एटॉमिक साइज है, ऐसा है फ्लोरीन, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करके ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, पर दिक्कत ये आई कि फ्लोरीन का एटॉमिक साइज कुछ ज्यादा ही कम है, कुछ ज्यादा ही, ठीक है। फ्लोरीन हैज एक्सेप्शनली स्मॉल एटॉमिक साइज, ठीक है, फ्लोरीन हैज एक्सेप्शनली स्मॉल एटॉमिक साइज, जिसकी वजह से जो गेन हुआ इलेक्ट्रॉन इतना तो वो पॉजिटिव से अट्रैक्ट नहीं हो रहा जितना वो नेगेटिव से रिपेल हो रहा है, आसपास वाले इलेक्ट्रॉन से रिपेल होना शुरू हो जाता है, ठीक है, क्योंकि अगर स्मॉल एटॉमिक साइज है तो इलेक्ट्रॉन्स भी तो पास ही होंगे फिर, ओके, गेटिंग माय पॉइंट। तो अट्रैक्शन से ज्यादा रिपल्शन हो गई,
जब रिपल्शन हो गई तो फिर रिपल्शन वाली चीज स्टेबल थोड़ी होती है, ओके, बिकॉज ऑफ रिपल्शंस द गेन्ड इलेक्ट्रॉन इन फ्लोरीन इज नॉट वेरी स्टेबल। अब नॉट वेरी स्टेबल तो रिलीजेस लेस एनर्जी, ओके, ये बात समझ आई कि बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं हुआ तो बहुत ज्यादा एनर्जी भी रिलीज नहीं करे। ओके, गुड विद दिस, ये समझ आ रहा सब लोगों को, ठीक है। तो एक एक्सेप्शन तो ये। नेक्स्ट, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज नेगेटिव, ओके। अब ये भी पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव ही होती है, ठीक। ये मैं आपको क्वेश्चन वैसे समझा देता हूं। क्या क्वेश्चन है, यही पे तुम लोग ट्राई करना आंसर करने की, ठीक है। यू हैव टू ट्राई टू आंसर। क्वेश्चन ये है कि ऑक्सीजन जब पहला इलेक्ट्रॉन गेन करता है O माइनस बनता है, तो जो इसकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसकी वैल्यू नेगेटिव आती है, ओके, ठीक। जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो कॉन्फ़िगरेशन में देखो क्या चेंज आ रहा है। कॉन्फ़िगरेशन पहले थी 1s2 2s2 2p4, अब हो गई 1s2 2s2 2p5, ओके। अगली लाइन पर, whereas its second electron gain enthalpy is positive, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन जब ये करेगा तब इसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, फिर भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी पॉजिटिव है, ओके। बताओ क्यों? बेटा पॉजिटिव होने का मतलब समझ रहा है तू, एंडोथर्मिक, कि ये खुद से इलेक्ट्रॉन गेन करना ही नहीं चाहता, हमें एनर्जी देनी पड़ रही है इसको इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए, समझ रहा है? इसका ये मतलब है, हम तो सोच रहे थे, जैसे तू अभी भी सोच रहा है कि सेकंड इलेक्ट्रॉन ये इजीली गेन कर लेगा, पहला इलेक्ट्रॉन गेन किया स्टेबल हो गया, एनर्जी लूज कर दी, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन को और इजीली गेन कर लेना चाहिए था, फाइन। पर दूसरा इलेक्ट्रॉन ये इजीली गेन नहीं कर रहा, बल्कि हमें कराना पड़ रहा है जबरदस्ती एनर्जी दे के। ये क्वेश्चन है, ऐसा क्यों ऐशना, क्यों है ऐसा? दूसरा इलेक्ट्रॉन तो इजीली गेन करना चाहिए था। एक्सेप्शन नहीं है, बहुत ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आप नेगेटिव में नेगेटिव डाल रहे हो, एक बार देख तो लो, वो एनायन था। अरे माइनस माइनस प्लस वाली बात नहीं है, नेगेटिव में नेगेटिव डालना इजी नहीं होगा ना, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते होंगे, ठीक है। तो अब नेगेटिव को नेगेटिव गेन कराना इज गोइंग टू बी टफ, इसमें रिपल्शंस होंगी, रिपल्शंस को ओवरकम करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, समझ आई? ठीक, आप नेगेटिव में नेगेटिव नहीं डाल सकते हो, अपने आप नहीं होगा ये हमें जबरदस्ती ही करना पड़ेगा। हर्षित क्या हुआ, कहीं फंस रहा है? पक्का समझ आया? नेगेटिव में नेगेटिव डालना इज नॉट गोइंग टू बी इजी ना। आप लोग ये नहीं सोच रहे, आप जब कॉन्फ़िगरेशन के बारे में सोच रहे हो तो सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन के बारे में सोचे जा रहे हो, ठीक है। तुम ये देख रहे हो, वाह नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इसको मैंने बोल भी दिया कि पॉजिटिव आ रही है वैल्यू, फिर भी कह रहा है वो सर स्टेबल हो रहा है ना, ठीक। मैं तो वही आंसर दूंगा, क्वेश्चन जो मर्जी हो, ठीक है, वो चीज नहीं करनी है। एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है कि इवन दो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, फिर भी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी पॉजिटिव क्यों है? पॉजिटिव होने का मतलब प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, खुद से नहीं हो रहा है, हमें कराना पड़ रहा है, हमें एनर्जी देनी पड़ रही है, ठीक है। एनायंस और नोबल गैसेस, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। नोबल गैस भी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाहती और एनायन भी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाहता। न्यूट्रल एटम्स की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव, ओके, ठीक ठीक। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कार्बन हैज हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन नाइट्रोजन। कार्बन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है नाइट्रोजन से। सिंपल इनकी कॉन्फ़िगरेशन देख लो। अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी नाइट्रोजन की, तो देखो यार ऑलरेडी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, 2p3 कॉन्फ़िगरेशन है। ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अपनी कॉन्फ़िगरेशन खराब नहीं करना चाहता, ओके फाइन। और कार्बन को अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाएगी, ठीक है। So carbon on gaining an electron acquires a stable configuration. Now because it is attaining more stability, it will lose more energy. ठीक है, तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी, इजी, फाइन। आते हैं नेक्स्ट पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सुनने में सेम लगते हैं पर नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एक आइसोलेटेड गैसियस एटम पूरा इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वर्क करती है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वर्क्स फॉर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब ऐसी सिचुएशंस में हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब उसकी ज्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की अपनी तरफ, जिसके चक्कर में फ्लोरीन पार्शियली नेगेटिव हो जाएगा और हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में कंप्लीट नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। फाइन, ये बात समझ आई। अब ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बेटा, इसको हम पॉलिंग स्केल पे कैलकुलेट करते हैं। We calculated on Pauling scale which runs from 0 to 4, ठीक है। ये जो Pauling scale है ये 0 से 4 तक जाता है। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है फ्लोरीन की, हाईएस्ट, ओके फाइन। अब देखो हमने अभी तक यही पढ़ा था कि 0 से 4 होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अभी तक हमने सीबीएसई में नहीं पढ़ा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट कैसे हुई, ये वैल्यू 4 कैसे आई, इसकी 3.8, 3.7 समथिंग, 3.69 ऐसा कुछ है। फाइन, ये वैल्यूज आई कैसे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने का एक फॉर्मूला है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये सिंबल होता है काई, काई बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 2। ये इसकी कंडीशन क्या है? कंडीशन ये कि आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो यूनिट है वो जूल्स या किलो जूल्स नहीं लेनी है, वो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेनी पड़ेगी। तो आप इस तरीके से इसकी वैल्यू भी निकाल पाओगे, ओके ठीक। कि आपको मान लो कभी किसी क्वेश्चन में आयनाइजेशन एंथैल्पी दे रखी है, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी दे रखी है एक एलिमेंट की, और आपसे पूछते हैं बताओ इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, तो आप एग्जैक्ट नंबर में भी कैलकुलेट कर सकते हो उसको। यू कैन कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू, ओके। दिस इज नॉट गिवन इन सीबीएसई, ठीक है। सीबीएसई में बेसिक थ्योरी है पर ये नहीं है। ऐसी सी एक चीज और पढ़ेंगे कि एक और फॉर्मूला है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव से एक न्यूमेरिकल बनता है तो क्या बनता है। कभी कभी ना ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि आउट ऑफ LiF एंड NaF which is more ionic and how much more ionic, more ionic कौन है, ये तो देखो फजान्स रूल से हम थियोरेटिकली कैलकुलेट कर लेते हैं, फजान्स रूल पढ़ेंगे, ठीक है। या फिर अगर आपने 11th पढ़ी है, ठीक है, तो था उसमें कि थियोरेटिकली कैसे कंपेयर करते हैं। पर अब ये पूछ रहे हैं कितना ज्यादा आयनिक है उससे, नंबर्स में बताओ, क्वांटिटेटिवली इन दोनों में से कौन ज्यादा आयनिक है और कितना एक दूसरे में कितना डिफरेंस है, ठीक। तो एक फॉर्मूला लिखेंगे सब लोग, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर है, फिर इसको परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू 16। मान लो एक कंपाउंड है AB, दो मतलब जैसे सोडियम फ्लोराइड NaF, तो एक A एक B, दो एटम्स हैं, एक A एक B, ठीक है। 16 into difference in electronegativity plus 3.5 into difference in electronegativity का स्क्वायर, ये ठीक है। ऐसा लिखते हैं इसको, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर is equal to 16 into change in electronegativity plus 3.5
चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्क्वायर, ये ओके। तो इससे आपको पता चल जाएगा मॉलिक्यूल में आयनिक कैरेक्टर है कितना, न्यूमेरिकली पता चल जाएगा आपको। फाइन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ये फायदे हैं। पॉलिंग स्केल्स, यस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें पॉलिंग स्केल से उठानी होती है। अगर बहुत लेंथी क्वेश्चन बनाना है तो मैं तुम्हें दो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट ए एलिमेंट बी, दोनों की आयनाइजेशन एंथैल्पी बता दूं, दोनों की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बता दूं, और मैं तुम्हें कहूं जब ए और बी कंपाउंड बनाएंगे तो बताओ उसमें आयनिक कैरेक्टर कितना होगा, ठीक। तो तुम इन दोनों की वैल्यूज यूज करके पहले ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालो, फिर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालो, फिर उसको इस फॉर्मूला में पुट करो एंड यू गेट द आंसर, ठीक है। पर ये बहुत लेंथी हो जाएगा, इट वुड बी टू लेंथी। इतना लेंथी क्वेश्चन इसमें कॉम्पिटिटिव में आने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। फाइन, वन फार्मूला बेस्ड आ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ज़्यादातर लोगों को ये फार्मूला नहीं पता होगा, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ज़्यादातर लोग वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। या फिर कभी कभी ऑप्शंस बहुत ईजी होते हैं, ठीक है। ऑप्शंस देख के थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि कम आइडिया है, ज़्यादा आइडिया, राइट। चलिए नेक्स्ट, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचना। एटम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है ना यार, नेगेटिव को खींचने के लिए पॉजिटिव लगता होगा, ठीक है। इस केस में नेगेटिव और पॉजिटिव पास पास है, तो यहां पे अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती होगी, ठीक है। मोर अट्रैक्शन, पास पास रहेगा पॉजिटिव के ये दो इलेक्ट्रॉन, तो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। यहां पे ये पॉजिटिव और नेगेटिव दूर दूर है, लेस अट्रैक्शन, ठीक है। तो यहां पे टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गई है, ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा था, ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर रहा, तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई है, ओके। फाइन, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैज डिक्रीज। शिवांग, गुड विद दिस? पक्का? न्यूक्लियस की वजह से तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा था ना, मेरा न्यूक्लियस ही दूर हो गया तो अट्रैक्शन भी कम हो गई, ठीक। ओके है, गुड विद दिस एवरीवन? ग्रेट, ऑब्वियसली ऑपोजिट, ठीक है। अभी तक हमने 4 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ी है, ठीक है। उसी में ही हमने मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर समराइज कर लिया, पता ही चल गया कि डाउन द ग्रुप जाते जाते एटॉमिक साइज बढ़ता है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन बढ़ती है, मतलब मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है। ऐसे ही लेफ्ट टू राइट जाते जाते टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन बढ़ती है, मतलब नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, ओके। फाइन, अब सुनो, जो हमने अभी तक 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी है, क्या हिसाब रहा है उनका? उनका ये हिसाब है बेटा, अगर मैं एटॉमिक साइज की बात करूं तो डाउन द ग्रुप साइज बड़ा है, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हुआ है, ठीक है। इसके अलावा चाहे आप आयनाइजेशन एंथैल्पी देख लो, चाहे आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देख लो, चाहे आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लो, ये सब डाउन द ग्रुप डिक्रीज हुए हैं, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हुए, ठीक, ओके। फाइन, तो ये तो कंफर्म है, जो ट्रेंड डाउन द ग्रुप होता है उसका ऑपोजिट होता है अक्रॉस द पीरियड। फाइन, डाउन द ग्रुप एंड अक्रॉस द पीरियड गो ऑपोजिट टू ईच अदर। फाइन, ओके, ठीक है जी। चलो, अब इसी पे ही बेस्ड एक चीज आती है जिसे बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है बेटा। डायगोनल रिलेशनशिप कह लो या चीटिंग कह लो, ठीक है, कि कुछ एलिमेंट्स ने अपने ग्रुप पे चीट किया है। कैसी चीटिंग? सुनो कैसी चीटिंग। ये एलिमेंट्स को सेम ग्रुप में लगाया गया था क्योंकि उनकी सेम प्रॉपर्टीज होती है ना। एक ग्रुप में उन एलिमेंट्स को लगाया जिनकी सेम प्रॉपर्टी होगी, पर इन्होंने यहाँ पे धोखा कर रखा है। कैसा धोखा? लिथियम अपने ग्रुप के मेंबर्स को रिजेंबल नहीं करता, लिथियम मैग्नीशियम जैसा है, लिथियम की प्रॉपर्टीज तो मैग्नीशियम से मिलती, ठीक।
बेरिलियम, ये भी अपने ग्रुप को रिजेंबल नहीं करता। बेरिलियम एल्यूमिनियम को रिजेंबल करता है। ठीक, डायगोनल एलिमेंट्स एक दूसरे को रिजेंबल कर रहे हैं, समझ रहे हो क्यों हो रहा है ऐसा? डायगोनल रिलेशनशिप की अगर मैं डेफिनेशन पढ़ूंगा तो इट इज दैट द फर्स्ट मेंबर ऑफ एवरी ग्रुप रिजेंबल्स द सेकंड मेंबर ऑफ नेक्स्ट ग्रुप। आप कहोगे ये तो फर्स्ट मेंबर नहीं है, बेटा ये फर्स्ट मेंबर ही है। हाइड्रोजन यहाँ नहीं होता, अगर आप लेटेस्ट पीरियोडिक टेबल देखोगे हाइड्रोजन यहाँ है ही नहीं, हाइड्रोजन यहाँ है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन की प्रॉब्लम है ना, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो साइंटिस्ट लोग कहते हैं इसको ग्रुप 1 पे रखो। ग्रुप 1 एलिमेंट सब ऐसे होते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। पर हाइड्रोजन की दिक्कत भी तो बहुत है, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन भी कर लेता है, तो ये तो ग्रुप 17 वाला बिहेवियर है। लोग कहते हैं इसको यहाँ पे रखो, ग्रुप 17 वाले लोग एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो दिक्कत है। हाइड्रोजन को यहाँ रखता हूँ तो वो कहते हैं वहां क्यों नहीं रखते, हाइड्रोजन को इनमें रखता हूँ तो वो कहते हैं यहाँ क्यों नहीं रखते। तो साइंटिस्ट का दिमाग में दर्द वगैरह कहीं मत रखो, बीच में रख दो उठा के। फाइन, तो हाइड्रोजन को इन्होंने बीच में रखा हुआ पीरियोडिक टेबल के, वो कहीं भी नहीं है। ओके, तो पहला एलिमेंट ऑफ एवरी ग्रुप रिजेंबल्स द सेकंड एलिमेंट ऑफ नेक्स्ट ग्रुप। रीजन, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। लिथियम से सोडियम पे आए, एटॉमिक साइज बढ़ा, डाउन नंबर बढ़ता है। सोडियम से मैग्नीशियम पे गए, साइज फिर डिक्रीज हो गया, क्योंकि लेफ्ट टू राइट तो डिक्रीज होता है। तो इसका और इसका तो सेम हो गया, सब्जेक्ट पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज, और बाकी प्रॉपर्टीज का भी यही है, पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज। तो इसकी और इसकी तो सारी प्रॉपर्टीज ही मैच करने लग जाएंगी, तो ऑब्वियस सी बात है फिर इन दोनों की प्रॉपर्टीज ज्यादा मैच होंगी। ओके, समझ आई ये बात? तो दैट इज व्हाई डायगोनल एलिमेंट्स रिजेंबल ईच अदर, दिस इज बिकॉज ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ओके, क्योंकि इनकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज सेम होती है। दिस इज द मीनिंग ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप। ओके, समझ आई डायगोनल रिलेशनशिप? दिस इज डायगोनल रिलेशनशिप। ओके, ठीक, आया आगे। पिछली क्लास में बताया था पीरियोडिक टेबल में बेटा 4 ब्लॉक्स में बटी हुई है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ठीक है, इन सब के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कैसे होते हैं, क्या है। ठीक, पहले ये पूरे बड़े चैप्टर्स होते थे हमारे सिलेबस में, एस ब्लॉक एक पूरा चैप्टर था। ठीक, अभी वो चैप्टर तो नहीं है खैर सिलेबस में, पर फिर भी ब्रीफली थोड़ा बहुत पढ़ना। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक में वो एलिमेंट्स आते हैं जिनकी आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन ऐसी कुछ होती है, जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन, जब मैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में चला जाए। जैसे लिथियम 1s2 2s1, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में गया, तो मैग्नीशियम नियन 3s2, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में गया। ओके, तो इनकी जो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होती है वो कुछ ऐसी होती है, ns1 या फिर ns2। ठीक है, दिस इज हाउ देयर आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन लुक्स लाइक। ग्रुप 1 वाले एलिमेंट्स को एल्कली मेटल्स बोलते हैं, ग्रुप 2 वाले एलिमेंट्स को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ओके, ठीक, तो इनकी क्या खास बात है बेटा? दे आर द मोस्ट मेटालिक एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, therefore have low ionization enthalpy and are used in photoelectric cells। फोटोइलेक्ट्रिक सेल्स में क्यों यूज कर रहे हैं इनको? क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है ना। ये पीरियोडिक टेबल में सबसे लेफ्ट में नजर आते हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2। ठीक है, इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम है, लेफ्ट टू राइट जाते जाते तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ने लग जाएगी। ओके, और यही रीजन है इनको हम फोटोइलेक्ट्रिक सेल्स या सोलर सेल्स में यूज करते हैं, क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है। धूप थोड़ी सी भी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, इलेक्ट्रॉन घूमने लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। फाइन, इनको फोटोइलेक्ट्रिक सेल्स में क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है, ये इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर सकते हैं। ये बात समझ आई? ठीक, अब ये वो पार्ट है जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और फिर हम बैठे होते हैं। ये तो नहीं है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स की एक खास बात होती है
कि ये फ्लेम कलर्ड फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, कलर्ड फ्लेम, ठीक है। पेपर में ये नहीं आता कि बताओ कौन से एलिमेंट्स हैं जो कलर फ्लेम बनाते हैं, कलर्ड फ्लेम बनाते हैं। वो पूछते हैं कौन सा एलिमेंट है जिसकी फ्लेम एप्पल ग्रीन कलर की होती है। हो गया काम। ऐसा तो कुछ कभी पढ़ा ही नहीं, हमें क्या पता एप्पल ग्रीन, ठीक है। ग्रीन एप्पल वैसे नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। आप फ्लेम कह रहे हो ग्रीन कलर, एप्पल ग्रीन कलर की फ्लेम। तो सुनो कुछ एक चीज लिखेंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट्स और उनका फ्लेम कलर। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन कौन है ये लिख लो, इसको लिख लो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। ठीक है, लिथियम क्रिम्सन रेड, येलो वायलेट कलर की फ्लेम होती है। बेसिकली इसकी रेड वायलेट कलर की होती है और इसकी वायलेट कलर की फ्लेम होती है। सीजियम हैज ब्लू कलर फ्लेम। ठीक है, बेरिलियम की नहीं होती कलर। मैग्नीशियम हम सबको पता है वाइट फ्लेम बनाता है भाई, ये तो 10th में पढ़ाते थे। ठीक है, कैल्शियम ब्रिक रेड, स्ट्रोंशियम अगेन क्रिम्सन रेड, बेरियम एप्पल ग्रीन, ये था वो। तो हमें ये कलर्स याद होने चाहिए, ठीक। एक मिनट, देखिए चलो, ये तो है एस ब्लॉक एलिमेंट। ये ना इंफॉर्मेशन ऐसे वाले क्वेश्चंस में होती है यार कि ऐसा होता ना कि एक एलिमेंट है व्हिच प्रोड्यूसेस अ क्रिम्सन रेड फ्लेम एंड व्हेन हीटेड विद नाइट्रोजन इट फॉर्म्स अ कंपाउंड ऑफ दिस फार्मूला। ठीक है, कोई एबीसीडी टाइप क्वेश्चन जो बनते हैं तो उनमें इस इंफॉर्मेशन को बीच बीच में ऐसे चिपिंग कर देते हैं, समझ आई। तो आपको एनीवेज ये कलर्स याद होने चाहिए, ठीक है। आपको पता है जैसे जेई और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि
कि ये क्वेश्चंस ना फैक्चुअली बिल्कुल करेक्ट होते हैं। ओके, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि एक क्वेश्चन था व्हिच केम लाइक आई डोंट नो कौन सा साल में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन था, ठीक है। तो उसमें उन्होंने एक क्वेश्चन दिया था, एक मेटल है, अ मेटल when irradiated with a light of frequency 560 हर्ट्ज, कुछ ऐसे किलो हर्ट्ज करके उन्होंने पूरा क्वेश्चन बनाया, ठीक है। यहाँ पे लिखा था a metal which produces yellow flame on heating, ठीक है। और बड़ी सारी उन्होंने कहानी बनाई कि इसकी जो ये है, इससे इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी ये होती है, ठीक है। कुछ भी उन्होंने वैल्यू डाली और लास्ट में क्वेश्चन था बताओ कौन सा मेटल है, सोडियम, तेरा, क्योंकि येलो फ्लेम बनाता है। भाई ये कर चुके हैं एक बार ऐसे कि न्यूमेरिकल में आप पूछे रहो लगे रहो, होएगा ही नहीं, ठीक है। क्वेश्चन थ्योरेटिकल था कि येलो फ्लेम मतलब सोडियम, राइट। तो ऐसे भी खेल होते हैं, राइट। तो इसलिए इंफॉर्मेशन जरूरी है, हमें याद होना चाहिए, ठीक। चलिए पी ब्लॉक पे आते हैं। पी ब्लॉक जो है हमारा, दिस इज द मोस्ट वर्सेटाइल ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सबसे ज्यादा वर्सेटाइल है, सबसे ज्यादा वैरायटी है इसमें। आपको एक ही ग्रुप में मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड सब देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको ग्रुप 14 दिखा रहा हूँ, ग्रुप 14 में पहला एलिमेंट नॉन मेटल है, नीचे के दो मेटलॉइड है, नीचे के दो मेटल है। एक ही ग्रुप में आपको सारी वैरायटी देखने को मिलती है, ठीक। कैसे? इनकी जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन आता है वो है ये NH2 NP126, या तो NP1 या NP2 NP3 ऐसे खत्म होती है इनकी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इनर्ट पेयर इफेक्ट। नहीं पढ़ा अभी तक आपने शायद, अब पढ़ लो कि इनर्ट पेयर इफेक्ट का क्या मतलब है, ठीक है। देखो यार, लड़के लड़कों में ऐसा बहुत चलता है कि हमारे 4-5 दोस्त होते हैं जो बहुत खास होते हैं, ठीक है। हम लोग मिलके कसम खाते हैं कि भाई कल को किसी की भी लड़ाई हो गई, ठीक है, तो हम 5 तो जा रहे हैं, चाहे पिटे चाहे मारे वो बात की बात है, लेकिन हम 5 की पक्की दोस्ती है भाई, हम जरूर जाएंगे, ठीक है। हम में से कोई गायब नहीं होगा, ओके फाइन। ऐसी ही दोस्ती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ रहे, जब भी एटम रिएक्ट करेगा हम पार्टिसिपेट करेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही होते हैं ना रिएक्टिव इलेक्ट्रॉन, फाइन। ये देखो, ये जो ग्रुप 14 है, कार्बन, कार्बन फैमिली बोलते हैं इसको, ठीक है। इनमें सबके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2s2 2p2, 3s2 3p2, 4s2 4p2, 5s2 5p2, 6s2 6p2, राइट। सबके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसके सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके थर्ड में, इसके फोर्थ में, फिफ्थ शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, सिक्स्थ शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो जब बॉन्डिंग होती है ना, तो ये अपने चारों इलेक्ट्रॉन यूज करता है। 4 दोस्तों ने कसम खाई थी हम इकट्ठे जाएंगे जब भी जाएंगे। यहाँ पे भी 4 ने कसम खाई थी, यहाँ पे भी 4 ने कसम खाई थी। कसम तो यहाँ पे भी 4 लोगों ने खाई थी, इन दोनों में भी, पर इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही जाते हैं बॉन्ड बनाने, ये दोनों और ये दोनों। ये दोनों धोखेबाज हैं, 5s2 और 6s2। वैलेंस शेल के होते हुए भी ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। ये इस ग्रुप के हैं जिस ग्रुप में सारे एलिमेंट्स के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर भी लास्ट वाले 2 ऐसे बिहेव करते हैं जैसे इनके तो 2 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये 2 तो वैलेंस थे ही नहीं, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हुए ये ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ना हो, ठीक है। फाइन होता है ना ऐसे कुछ दोस्त आखिरी में धोखा दे देते हैं, अपने बेस्ट फ्रेंड होते हुए लड़ाई वाले दिन नहीं आते, कह रहे भाई ने इमरजेंसी हो गई थी, मैं नहीं था, मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी, ऐसे, ठीक। तो ये वो 2 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहे, कह रहे हमारी एनर्जी बहुत कम है यार, ठीक है। इसकी एनर्जी उसके बाद 10 24 इलेक्ट्रॉन आए, उसके बाद जाके ये आया कि इसकी तो एनर्जी बहुत कम है, तो ये स्टेबल है, तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा बॉन्डिंग में, फाइन। ये इसे कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हुए बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करना। नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल तो बना नहीं पार्टिसिपेट करने के लिए था, ठीक है। तो नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द वैलेंस शेल इन बॉन्डिंग ड्यू टू लेसर एनर्जी इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट।
और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? कॉन्सिक्वेंस ये है बेटा, lower two elements of the group have an oxidation state which is 2 less than general oxidation state. इस पूरे ग्रुप की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है +4. ये 4 इलेक्ट्रॉन यूज करता है, ये 4 यूज करता है, 4 यूज करता है, लेकिन लास्ट वाले दो इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं. इनकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप की ऑक्सीडेशन से 2 कम है. समझ आई? और ये सिर्फ ग्रुप 14 में नहीं होता, ये हर ग्रुप में होता है पी ब्लॉक के. ये यहां पे भी होगा. यहां पे कैसे होगा? जैसे बोरॉन फैमिली में सबकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, लास्ट वाले दो की नहीं. इनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी. वैलेंसी, हाँ ठीक है, राइट? समझ आई? ओके, फिर एक क्वेश्चन का आंसर करो. Answer a question. Which of them is a strong oxidizing agent? CO2, SiCl4, SnCl2, PbCl4. ये क्वेश्चन इनर्ट पेयर इफेक्ट का है, जो आपको देख के बिल्कुल आइडिया नहीं लग रहा है. The answer, कार्बन की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होती है. यहाँ पे कार्बन +4 में ही है. सिलिकॉन की भी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होती है. टिन और लेड इस ग्रुप के होते हुए भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. तो यहाँ पे टिन +2 है, पर यहाँ पे लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे तो +4 आ रही है. देख लो PbCl4, इसको X मान लेते हो. X के साथ 4 क्लोरीन लगे. क्लोरीन में कितना चार्ज होता है? -1, और कुल मिला के चार्ज कितना है? 0. तो X - 4 = 0, X = 4. यहाँ पे Pb की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है? +4. लेकिन Pb +4 तो स्टेबल ही नहीं होता, Pb तो +2 में एग्जिस्ट करता है, राइट? तो लेड +4 से +2 में जाना चाहेगा. इसका मतलब खुद क्या होना चाहता है? रिड्यूस. जो इंसान खुद रिड्यूस होना चाहता है वो दूसरों को क्या करेगा? समझ आई? तो PbCl4 वाज द आंसर. इस तरीके से इनर्ट पेयर इफेक्ट के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक है? और ये सिर्फ मैं लेड के साथ नहीं कर सकता, ये मैं इंडियम InCl3 ले लेता. ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि यहाँ पे इंडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ रही है, जबकि इंडियम तो +1 में स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट. समझ आई? ओके, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट का ये इफेक्ट रहता है एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पे. ये किसी को ऑक्सीडाइजिंग, किसी को रिड्यूसिंग बना देता है. ओके, लास्ट डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक ये पूरी तरीके से अभी डिटेल में 12th में आएंगे, तो इतना इशू नहीं है इनका, ये पढ़ लेंगे. ये तो पूरा चैप्टर है ही ना सिलेबस में अभी. फाइन, ये तो सिलेबस से हट गए हैं एस ब्लॉक, बी ब्लॉक. ओके, इस पे आते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप. ये जो पहला एलिमेंट है ये एनोमलस बिहेवियर क्यों शो करता है? एनोमलस बिहेवियर अभी पता है ना कि जो एक्सेप्शनल बिहेवियर जैसा हम इससे उम्मीद नहीं कर रहे थे. ठीक, पहली दिक्कत तो वही है कि डायगोनल रिलेशनशिप वाली चीज आ जाती है. फिर ये भी बात आती है कि पहला एलिमेंट जो होता है ना उसका एटॉमिक साइज कुछ ज्यादा ही कम होता है, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, ठीक है? पर फर्स्ट से सेकंड जब एलिमेंट आता है तो चेंज इन साइज बहुत ज्यादा होता है. सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ स्मूथ होता है थोड़ा सा. हाँ, जैसे फ्लोरीन
फ्लोरीन क्लोरीन के साइज में काफी ज्यादा डिफरेंस है। क्लोरीन से ब्रोमीन की साइज बढ़ता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। ब्रोमीन से आयोडीन ये सब स्टेडी इंक्रीज होता है, फाइन। लेकिन पहला इंक्रीज बहुत तेज होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो पहली बात, पहले एलिमेंट का साइज कम होता है। दूसरी बात, ये जो पहला पहला एलिमेंट होता है ना, इसकी कोवैलेंसी कम होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोवैलेंसी? कोवैलेंसी का मतलब है टेंडेंसी टू फॉर्म नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स। जैसे मैं एल्युमिनियम और बोरॉन को कंपेयर करूं, ग्रुप 13 के दो एलिमेंट्स हैं। एल्युमिनियम AlF6 बना सकता है 3 नेगेटिव, क्योंकि एल्युमिनियम 6 बॉन्ड बना सकता है, एल्युमिनियम की कोवैलेंसी 6 है। बोरॉन ये काम नहीं कर सकता, बोरॉन ज्यादा से ज्यादा 4 ही बॉन्ड बना सकता है। इसका रीजन समझते हैं। एल्युमिनियम 6 बॉन्ड क्यों बना गया? क्योंकि एल्युमिनियम के पास, एल्युमिनियम के एक बार कॉन्फ़िगरेशन देखो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। हमने 11th में पढ़ा है कि फर्स्ट शेल के पास सिर्फ s होता है, सेकंड के पास s और p होता है, थर्ड के पास sp के साथ d भी होता है, फोर्थ में sp d के साथ f भी आ जाता है। विद एवरी शेल एड्स ऑन अ न्यू सबशेल, पढ़ा होगा, ठीक। तो एल्युमिनियम ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट किया, एक फ्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर, दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर, तीसरे के साथ शेयर, और 3 F नेगेटिव आए, उन्होंने फ्लोरीन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, ठीक है। तो फ्लोरीन अपना एल्युमिनियम ने अपने 3D को भी यूज कर लिया, एक S 3P 2D sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन करके एल्युमिनियम ने 6 बॉन्ड बनाए। बोरॉन क्या करे भाई? बोरॉन की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p1। इसका तो वैलेंस शेल सेकंड शेल है ना, सेकंड शेल में कोई डी सबशेल थोड़ी ना होता है, राइट। उसने तो अपना डी सबशेल यूज कर लिया, इसके पास तो डी है ही नहीं ना, समझ आई? तो ये 6 बॉन्ड नहीं बना पाएगा, ये ज्यादा से ज्यादा 4 ही बॉन्ड बना पाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, खत्म, फाइन। तो पहला एलिमेंट इसलिए भी डिफरेंट होता है, बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो उसकी प्रॉपर्टीज डायगोनल एलिमेंट के साथ मैच कर जाती हैं, दूसरी बात उसका साइज बहुत कम है, तीसरी बात उसके पास डी सबशेल नहीं है, ओके, ठीक। ये बात समझ आती है सब लोगों को? ठीक, ओके। तो जो पहला पहला एलिमेंट होता है वो ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड्स भी नहीं बना सकता। गुड विद दिस? समझ आ रहा है सब लोगों को? दिस एंड्स आवर चैप्टर, ठीक है, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11, मतलब which we are revising. Any questions, anyone?